हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन tRNA। देखो, टी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्थानांतरण आरएनए की बात कर रहे हैं। देखो, पहले हमने mRNA की बात की, उसके बाद में अब किसकी बात करेंगे? tRNA की। mRNA जो है उसमें क्या आती है? विशिष्टता आती है, तभी तो hnRNA पढ़ा था आप लोगों ने, hnRNA। ठीक है। अब mRNA जब मैसेज लेकर आएगा या मैसेज उत्पन्न करेगा तो इसको tRNA क्या करेगा? स्थानांतरित करेगा। क्या करेगा? स्थानांतरित करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब tRNA क्या होता है? एक ग्राही अणु होता है। tRNA एक ग्राही अणु है। मतलब mRNA पर स्थित कोडोन, mRNA पर स्थित कोडोन और प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्लों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है भाई, tRNA क्या है? एक ग्राही अणु है जो क्या करता है? mRNA पर उपस्थित कोडोन और प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के बीच क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। इससे पहले आपने पढ़ा था आनुवंशिक कोड। आनुवंशिक कोड जो होता है वो mRNA पर स्थित कोडोन और प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के बीच में संबंध स्थापित नहीं करता। ठीक है। अब tRNA क्या होता है? tRNA सबसे छोटा आरएनए होता है। सबसे छोटा क्या होता है? आरएनए होता है, जो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। ठीक है। इसकी संरचना का जो द्विविमीय प्रतिरूप, या मैं कहूँ 2D मॉडल वो किसने दिया था? होले भाई साहब ने दिया था। होले ने दिया। ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही क्लेवर लीफ मॉडल कहा जाता है। क्लेवर लीफ मॉडल कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि tRNA जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और इसका जो द्विविमीय प्रतिरूप है वो होले ने दिया, जिसे क्लेवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। अब जल में घुलनशील के कारण इसको ध्यान रखना, जल में घुलनशील, जल में मतलब सोल्यूबल, तो इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्यूबल आरएनए। ठीक है। इसके बाद में अपन जब बात कर रहे थे कि tRNA क्या होता है? एक वलित अणु होता है। वलित का मतलब वलय पाई जाती है। ठीक है। tRNA एक वलित अणु है जिसमें पूरक क्षारक युग्मन के कारण, किसके कारण? पूरक क्षारक युग्मन। ठीक है। पूरक क्षारक युग्मन के कारण द्विरज्जु की संरचना पाई जाती है। द्विरज्जु की संरचना पाई जाती है। ठीक है। अब ध्यान से देखना। देखो, एक वलित अणु है मतलब वलय पाई जाएगी। तो देखो, मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है टेम्परेरी ये मैं tRNA की संरचना बना रहा हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ वो नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है। अब देखो, इसने कहा है कि tRNA एक वलित अणु है। वलित अणु जैसे ये वलित अणु है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा भाग भी निकला होता है। ठीक है। tRNA एक वलित अणु है जिसमें पूरक क्षारक युग्मन पाया जाता है। देखो, ये पूरक क्षारक युग्मन मिल रहा है आपको, यानी कि द्विरज्जु की संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? द्विरज्जु की संरचना। लेकिन इसके लूप देखो आप, इन्हें क्या कहा जाएगा? लूप। इन्हें क्या कहा जाएगी? भुजा। ठीक है।
इसकी लूप देखो, अब ये लूप दिख रहे हैं आपको। अब इसमें कोई द्विरज्जु की संरचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरक क्षारक युग्मन नहीं है। पूरक क्षारक युग्मन कैसे होता? अगर ये इधर लूप बन रहा है तो इधर भी लूप बनता, तो ये पूरक क्षारक युग्मन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टीआरएनए की जो भुजाएं होती है वो तो द्विरज्जु की संरचना होती है उनमें तो, लेकिन इनके लूपों में क्या होती है? द्विरज्जु की संरचना नहीं पाई जाती। ये कैसी होती है? एकल रज्जु की होती है। ठीक है, इनके लूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एकल रज्जु की, जबकि भुजा जो होती है वो कैसी होती है? द्विरज्जु की होती है। ठीक है, अब लूप सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब एकल रज्जु की है। तो एकल रज्जु की है तो इनमें क्या होते हैं? असामान्य नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। असामान्य नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, असामान्य नाइट्रोजन क्षार का मतलब हो गया भाई पूरक क्षारक युग्मन तो पाया जा रहा नहीं है, तो इसमें किसी भी क्रम में जैसे एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानोसिन किसी भी क्रम में क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है भाई, यही कारण तो होगा कि इनमें क्या नहीं पाया जाता? पूरक क्षारक युग्मन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब टीआरएनए में जो होता है ना, अगर टीआरएनए की संरचना की बात करूँ मैं, तो टीआरएनए की संरचना में 3 लूप पाए जाते हैं। कितने लूप पाए जाते हैं? 3 लूप। कौन कौन से लूप पाए जाते हैं? एक तो होता है डीएचयू लूप। कौन सा लूप? डीएचयू। एक होता है आपका एंटीकोडोन लूप, और एक होता है आपका टी साइसी लूप। ठीक है, मैंने बता दिया। एक लूप तो कौन सा हो गया? डीएचयू लूप। एक कौन सा हो गया? टी साइसी लूप। और एक कौन सा हो गया? एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप। ठीक है, ये 3 लूप हो गए। और ये बिल्कुल फ्री है ना, इसके 3D सिरे पर OH समूह उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है ग्राही भुजा। इस वाली भुजा को कहा जाता है ग्राही भुजा। ठीक है, कौन सी भुजा कहा जाता है? ग्राही भुजा। अब देखो 3 लूप मैंने बना दिए। डीएचयू लूप हो गया, एंटीकोडोन लूप हो गया और टी साइसी लूप हो गया। ठीक है, एक बार वापस मैं इधर मेंशन कर देता हूँ टीआरएनए की संरचना। छोटी बना रहा हूँ। ये टी साइसी, ये एंटीकोडोन और ये डीएचयू। ठीक है, अब देखो पहला जो लूप है वो कौन सा है? अपना डीएचयू लूप। इस डीएचयू लूप में क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूँ डीएचयू लूप में, तो इसमें यह विशिष्ट एंजाइम, ठीक है, ये डीएचयू ये जो डीएचयू लूप होता है यह क्या करता है? विशिष्ट एंजाइम, एक विशिष्ट एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एमाइनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, एमाइलो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस की क्या करता है? पहचान करता है। कि क्या करता है? पहचान करता है। कहने का मतलब ये एमिनो एसिड की पहचान करता है। ठीक है, एमिनो एसिड की पहचान करता है और टीआरएनए के 3D सिरे से जोड़ता है। ठीक है, तो जो पहला लूप होगा डीएचयू लूप, कोई ज़रूरी नहीं है पहला लूप ही है, कोई सा भी ले सकते हैं अपन, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि डीएचयू लूप जो होता है ये विशिष्ट एंजाइम, एक एंजाइम होता है एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, इस एंजाइम की पहचान करता है। कहने का मतलब एमिनो अम्ल की पहचान करता है और उसे टीआरएनए के 3D सिरे से जोड़ता है। जैसे आपको टीआरएनए का जो 3D सिरा हो रहा है ये रहा, इससे क्या करता है? ये जोड़ता है। जो दूसरा लूप होता है वो होता है अपना टी साइसी लूप। टी साइसी लूप। अब ये टी साइसी लूप क्या करता है भाई? ये लूप क्या होता है? राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों पर स्थित 5S RNA से जुड़ने में सहायक होता है। जुड़ने में
सहायक होता है। ठीक है, तो ये टी साइसिल लूप जो होता है ना, ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों पर स्थित 5S RNA। देखो जैसे अपनों ने पढ़ा था कि अपन पढ़ते हैं 70S RNA और 80S राइबोसोम। अब इनकी भी उप इकाइयाँ होती है, इसकी कितनी होती है 40 और 678, हाँ 60, और इसकी कितनी होती है, गलत कर दिया भाई, इसकी होती है 50 और इसकी होती है 30, इसकी होती है 60 और इसकी होती है 40। ठीक है, तो ये उप इकाइयाँ, इन उप इकाइयों की भी क्या होती है, इकाइयाँ होती है। उनमें एक होता है 5S RNA। तो राइबोसोम की, अब आप जानते हो कि राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम से ही तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने DNA का रेप्लिकेशन पढ़ा, उसके बाद में अनुलेखन पढ़ा। अब अनुलेखन से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का निर्माण अब किसकी उपस्थिति के कारण होगा, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो टी साइसिल लूप यही करता है कि राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाइयाँ होती है उसको RNA से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, या RNA उसको जोड़ता है। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन लूप, देखो आपको ध्यान रखना है 70 इस प्रकार के राइबोसोम की दो इकाइयाँ होती है, 50S और 30S। उसी प्रकार 80S की, 60S और 40S। देखो गणित वाले तो बिल्कुल गलत बता देंगे क्योंकि 70S 50 और 30 तो 80 होते हैं, पर भाई बायोलॉजी वाले यही चलते हैं। 50 और 30 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे 70, 60 और 40 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे 80। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना थोड़ा सा, आप खुद का दिमाग मत लगाना कि नहीं सर हमें भी मैथ आती है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब एंटीकोडोन लूप की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है। ये जो ये लूप होता है, ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों का विशिष्ट लूप होता है। जैसे मैंने अभी 3 नाइट्रोजन क्षार बना दिए, मान लो AUG। ठीक है, अब AUG बना दिया तो आपने अनुलेखन में पढ़ा होगा नॉनसेंस कोडोन, UAG या UGG या UGA। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो बस वही है, क्या है ये जो mRNA पर जो कोडोन होता है उसका पूरक होता है। भाई जो mRNA मैसेज भेजेगा तो उसका पूरक कौन किसके पास होगा, एंटीकोडोन के पास। किसके पास होगा, एंटीकोडोन के पास। ठीक है, मतलब ये विशिष्ट पहचान का लूप होता है। क्या होता है, विशिष्ट पहचान का लूप होता है। ओके, चलो अब ये जो एंटीकोडोन लूप होता है ना, ये एमिनो एसिड के लिए ग्राही होता है। किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए ग्राही होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये tRNA समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, tRNA की संरचना भी काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।